2-3 महीने निकल जाए और ईएसआईसी में कोई मेजर अपडेट ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जून में पिछले साल आपने देखा था कि ईएसआई ने अपनी कंट्रीब्यूशन रेट चेंज कर दी। उसके बाद अक्टूबर में नया सर्कुलर लाया गया जिसमें एम्प्लॉय को 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करना मैंडेटरी कर दिया। और बाद में कंट्रीब्यूशन पीरियड से रिलेटेड एक बड़ा ही अजीबोगरीब डिसीजन आया जिसमें कहा गया कि मार्च के बाद केवल 42 दिन के अंदर अंदर चालान का पेमेंट कर देना है, नहीं तो चालान का पेमेंट आप कर ही नहीं पाएंगे। इसी में एक स्टेप आगे जाते हुए 1 जुलाई 2020 से ईएसआईसी ने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर एक मेजर बदलाव किया है और ये कहा गया है कि अगर न्यू आईपीज का और जो पुराने सारे आईपीज हैं उनका डिटेल्स अपडेट नहीं की जाएगी पोर्टल पर तो उनका बेनिफिट बंद हो जाएगा। साथ ही साथ पोर्टल पर यह भी लिखा आ रहा है कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर ये सारे अपडेट नहीं किए गए तो चालान बनाने की प्रक्रिया को भी रोका जाएगा। तो दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल में हमारी तो जिम्मेदारी है कि जो भी अपडेट आए उससे आपको सूचित करें और आपको सिखाएं कि उस अपडेट को आपको किस तरह से कंप्लायंस करनी है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ईएसआई ने अपने ऑफिशियल सर्कुलर में क्या कहा है। नंबर 2 में आपको सिखाऊंगा आईपी का रजिस्ट्रेशन ईएसआई पोर्टल पर कैसे किया जाता है इस नए प्रोसेस के माध्यम से। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा 2 मेजर चैलेंजेस जो आप एज अ एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर फेस करने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू अपडेट, और ईएसआईसी से एक मेरी अपील कि इस रूल को किस तरह से आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं आपका लेबर लॉ डिकोडर। आई एम अ 3rd जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट और हम 500 से ज्यादा कंपनीज को लेबर लॉज और कंप्लायंस में कंसल्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं ईएसआईसी का न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, ये जो सर्कुलर आया वो 29 जून को आया है और ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2020 से, जिसमें लिखा गया है कि सारे न्यू एम्प्लॉयज का मैंडेटरी रूप से मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल अपडेट करना होगा। और ना सिर्फ न्यू एम्प्लॉय का करना होगा, पुराने एम्प्लॉयज का भी करना होगा। अब इसमें मोबाइल नंबर अपडेट करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मान लीजिए आप किसी आईपी का मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं या किसी नए आईपी का मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में अगर वो मोबाइल नंबर किसी और आईपी के साथ पहले से लिंक नहीं है तो वो तो आसानी से लिंक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर किसी और आईपी के साथ लिंक है, या आप ऐसा फेक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ऑलरेडी किसी के साथ लिंक है ऐसा डालने की वहां पर कोशिश करेंगे तो एक ओटीपी आएगा उस नंबर पर जिसकी वेरिफिकेशन के बाद ही वो मोबाइल नंबर ऐड किया जा सकता है। साथ ही साथ बैंक डिटेल में भी यही चीज का ध्यान रखना होगा। बैंक डिटेल अगर ऑलरेडी किसी और आईपी के साथ लिंक है तो बैंक डिटेल ऐड होगी नहीं, और बैंक डिटेल में तो एक स्टेप और जाके वेरिफिकेशन करना होगा। आपको एम्प्लॉय का कैंसल्ड चेक या फिर उसके पासबुक की कॉपी जिसमें उसका नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक की ब्रांच और आईएफएससी कोड क्लियरली मेंशन्ड हो, उसको एम्प्लॉयर के साइन और सिग्नेचर के साथ अपलोड करना होगा। इसके बिना बैंक भी वेरीफाई नहीं होगा। ये प्रक्रिया ना सिर्फ नए एम्प्लॉयज के लिए करनी है बल्कि पुराने एम्प्लॉयज के लिए भी उनकी डिटेल अपडेट करनी है, मोबाइल नंबर और बैंक। इसमें एक छोटी सी सुविधा ये है कि अगर आपकी डिटेल अपडेट नहीं है और आप ब्रांच ऑफिस विजिट करते हो एज एम्प्लॉय, तो वहां पर जो मैनेजर है उनके साइन के साथ आपका कैंसल चेक की कॉपी या पासबुक की कॉपी अपलोड करके आपकी बैंक डिटेल अपडेट की जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ईएसआई ब्रांच मैनेजर इसमें साइन करने में तो डेफिनेटली आनाकानी करेंगे। अब नुकसान की बात यह है कि 1 जुलाई 2020 से एम्प्लॉय के सारे कैश बेनिफिट या रीइंबर्समेंट रोक दिए जाएंगे जब तक कि उनका मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल अपलोड नहीं होगा। इससे एम्प्लॉय को काफी लंबा वेट करना पड़ सकता है, एटलीस्ट फॉर नाउ, अपने बेनिफिट और क्लेम लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ईएसआई पोर्टल की तरफ और देखते हैं ईएसआई में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस नए प्रोसेस के माध्यम से। तो आपको विजिट करनी है ईएसआईसी की वेबसाइट esic.in, लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर डुप्लीकेट आईपी के लिए मैसेज आ रहा होगा कि अगर जिस व्यक्ति को आप रजिस्टर कर रहे हैं उसके पास पहले से ईएसआई का आईपी नंबर है तो आप उसको यूज करते हुए रजिस्टर करिए। अगर आप नया नंबर ले लेंगे तो उसके जो पहले से बेनिफिट चले आ रहे थे पिछले नंबर पे वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे। सेकंड यहाँ पर आ रहा है कि एम्प्लॉय को 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर कर देना है। और थर्ड यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ आपको जो भी कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसके 42 दिन खत्म होने के अंदर अंदर पेमेंट कर देना है। फॉर एग्जांपल मार्च तक का जो पेमेंट है वो 12 मई तक कर देना है। अब ये जो नया रामायण आई है वो ये रही। यहाँ पे लिखा है कि भाई इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल ऑफ आईपी मैंडेटरी हो गई रजिस्टर करना। इसके अलावा जो पुराने जितने भी एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी उनके भी अपडेट करने हैं मोबाइल नंबर या रेक्टिफाई करने हैं और उनकी बैंक डिटेल भी अपडेट करनी है। और अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी पाई गई या नहीं किया गया तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाएगा एम्प्लॉयर के खिलाफ। तो एग्री करने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं, यानी एग्रीमेंट साइन कराया जा रहा है आपसे। अब यहाँ पर 3 नए ऑप्शन आ रहे हैं, तीनों ऑप्शन एक एक करके चेक करते हैं। रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर और अपडेट करने वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी व्यक्तियों के इस पर्टिकुलर कंपनी में मोबाइल नंबर अपडेटेड ही नहीं है
वो यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पर क्लिक करके आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करिए, वैलिडेट हो जाएगा और उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। तो चूंकि ऑलरेडी पहले से अपडेटेड नहीं था तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक भी नाम नहीं आ रहा है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर मोबाइल नंबर पहले से लिंक होगा किसी और मोबाइल नंबर के साथ तो इस वाले मोबाइल को वैलिडेट करने के लिए OTP आएगा। ये OTP केवल 3 बार भेजा जाएगा, 20 मिनट तक वैलिड रहेगा और वो OTP अपडेट करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर वो मोबाइल नंबर पहले से किसी IP के साथ लिंक नहीं है तो यहाँ पे अपडेट करते ही अपडेट हो जाएगा। फिर इस लिंक को यूज़ करते हुए आप पुराने IPs का डिटेल अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो जितने भी IPs हमारी कंपनी में वो सारे के सारे विजिबल हो जाएंगे। मान लीजिए हम इस फर्स्ट एम्प्लॉय को अपडेट करना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करूंगा। ये सारी डिटेल यहाँ पर खुल गई है। इसमें अगर पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल जो भी अपडेट करना है वो किया जा सकता है। अगर एम्प्लॉय की बैंक डिटेल अपडेट करनी तो लास्ट में बैंक डिटेल पर जाइए, यहाँ पर इस एम्प्लॉय का IFSC कोड डालिए बैंक का और सर्च पर क्लिक करिए तो बाकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी और केवल अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, MICR कोड डालना पड़ेगा जो कि ऑप्शनल है। और यहाँ पर जो बैंक की पासबुक है या फिर कैंसिल चेक की कॉपी है उसको अपलोड किया जाएगा और अपलोड करते समय ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर का सील और सिग्नेचर वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। यहाँ ड्रॉप डाउन से आप अकाउंट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नया IP ऐड करने के लिए आप रजिस्टर न्यू IP पर क्लिक करिए। यहाँ पर अगर पहले से कोई इंश्योरेंस नंबर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर फिल किया जा सकता है और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाली जा सकती है। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगेन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती। लेकिन अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, पहले से कोई IP नंबर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वैलिडेट मोबाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर ये वैलिड मोबाइल नंबर किसी के साथ लिंक नहीं होगा पहले से तो आगे कंटिन्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस ऑप्शन में मैं आपको बस फील्ड्स बता देता हूँ। यहाँ तक अगर ये वाली फील्ड है, अगर एम्प्लॉय डिसेबल है तो उसकी डिटेल यहाँ पर भरी जा सकती है। ये इसलिए भरना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो डिडक्शन है वो 25,000 तक होगा। तो डिसेबलमेंट की डिटेल और यहाँ पर डिसेबलमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल किया जा सकता है। परमानेंट एड्रेस के साथ यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर आप देखेंगे जो आपने फर्स्ट स्क्रीन पर भरा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एडिशनली ईमेल आईडी फिल किया जा सकता है बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। फिर आप अगर इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो ऊपर जो भी डिटेल भरी है वो यहाँ पर नीचे अपडेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप ऑप्शन को यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और उस डिस्ट्रिक्ट की कौन सी डिस्पेंसरी उस IP के लिए चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अगर किसी और ही डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, कहीं और ही रह रहे हैं, उनके लिए अगर कोई अलग डिस्पेंसरी चाहिए तो आप यहाँ पे उनके हिसाब से अलग डिस्पेंसरी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एम्प्लॉयर डिटेल में बाकी कुछ भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको फिल करना है। और अगेन इसमें ध्यान रखना है कि डेट 10 दिन से पुरानी होगी तो डिक्लेरेशन फॉर्म एक्सेट्रा भरना पड़ेगा। बाकी सारी डिटेल यहाँ पर प्री फिल्ड आ जाएगी। लास्ट में आपको यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिटेल ऑफ नॉमिनी, यहाँ पर आप क्लिक करके नॉमिनी की डिटेल फिल कर सकते हैं। फिर आपको मिलेगा फैमिली पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आप जाकर जो भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उनकी डिटेल ऐड कर सकते हैं तो इन सभी को इलाज मिलेगा ESIC के थ्रू। और लास्ट वाले पॉइंट में आप जो नया ऑप्शन आया है उसमें बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक पर क्लिक करेंगे और सिमिलर सा ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पर आपको अगेन IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डाल के सर्च करना है तो बाकी सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। सिर्फ अकाउंट नंबर और MICR कोड और अकाउंट टाइप फिल करके आप यहाँ पर पासबुक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म को टिक करना है और डिक्लेरेशन फॉर्म टिक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो आप न्यू रजिस्टर कर रहे हैं उसका IP जनरेट हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेस है एक एक एम्प्लॉय को ऐड करने का ESIC में। अब इसमें जो 2 मेजर चैलेंजेस हैं जो सारे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर फेस करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला चैलेंज है एम्प्लॉयर के पास। इस समय एक एक एम्प्लॉय को ESI में रजिस्ट्रेशन करने में बहुत समय लगता है, 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। ऐसे में अगर खूब सारे एम्प्लॉय एक समय कंपनी में ऐड होने हो तो उसमें कंप्लायंस पर्सन के लिए बर्डन काफ़ी बढ़ जाएगा क्योंकि पहले ही प्रोसेस बड़ा लंबा था, बल्क अपलोड की सुविधा नहीं थी और अब कैंसिल चेक भी अपलोड करना है जिसमें एम्प्लॉयर का सील साइन हो, मोबाइल नंबर को भी अब वैलिडेट करना है। ये सारी चीज़ें करने में एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, स्पेशली ऐसे समय में जब लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ है और कंपनी द फ्रेश हायरिंग कर रही है। बहुत लंबा प्रोसेस कंप्लायंस प्रोफेशनल को, HRs को अब करना पड़ेगा। सेकंड जो बुरी खबर एम्प्लॉयज के लिए मुझे लगती है कि कई सारे माइग्रेंट वर्कर एक हिस्से से दूसरे हिस्से इस देश में अभी ट्रैवल कर रहे हैं और उनके पास
कई बार तो बैंक डिटेल होती ही नहीं है, और अगर मान लीजिए बैंक डिटेल होती भी है तो उसमें ज़्यादातर के पास कैंसल चेक या फिर पासबुक की कॉपी रेडीली अवेलेबल नहीं रहती। ऐसे में उन एम्प्लॉयज़ को हायर करना कंपनीज के लिए एक सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि अब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। पहले इसमें 10 दिन का टाइम लिमिट थी, और जब तक एम्प्लॉय अपनी पासबुक वगैरह अरेंज करेगा 10 दिन का समय तो तुरंत बीत जाता है। इससे मुझे लगता है कि एम्प्लॉयज़ का भी इन शॉर्ट टर्म काफ़ी नुकसान होने वाला है। ESI पोर्टल पर एक और अपडेट ये भी आ रहा है कि अगर 2 महीने के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ के मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल अपडेट नहीं किए तो चालान भी नहीं बनाने दिया जाएगा, जो मुझे लगता है सरासर तानाशाही है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सेंस प्रिवेल हो ESI के ऑफिसर्स में जिन्होंने ये स्कीम डिज़ाइन की है, और होपफुली ये 2 महीने की स्कीम को आगे बढ़ाकर कम से कम 6 महीने का किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं ESI में इस समय करीब 3.5 करोड़ एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड हैं, और 3.5 करोड़ एम्प्लॉयज़ का बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर अपडेट करना, वो भी केवल 2 महीने के अंदर, कोई मजाक नहीं है। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आप पेरोल या कंप्लाइंस फील्ड से हैं और हमारे डिटेल्ड कोर्सेज चेकआउट करना चाहते हैं जिनसे आप अपनी कंसल्टेंसी ग्रो कर सकते हैं, नया जॉब, बेटर जॉब अवेल कर सकते हैं, तो उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिए lpt.institute, जहां पर पेरोल, लेबर लॉज और कंप्लाइंस से जुड़े हुए काफ़ी अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।